Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 6th of November 2021। तो 6 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2022 के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एंड इसमें ये कॉम्बो प्लान रहेगा जिसमें कि हम यूपीएससी के करंट अफेयर्स जो साल भर के रहेंगे वो तो डिस्कस करेंगे ही प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही प्रीलिम्स हो जाता है हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे एंड उसमें हम फिर एडिटोरियल डिस्कशंस और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ग्रुप डिस्कशन के फॉर्म में डिस्कस किया करेंगे। इसके अलावा साथ ही इसमें ऐसे राइटिंग के लिए 10 सेपरेट वीडियोज रहेंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स रहेंगे फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो एक तरीके से कॉम्बो है, अलग अलग चीज़ें टच करने की कोशिश की जाएंगी बाय आवर टीम एंड मी स्पेशली, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड इफ़ यू पीपल वांट यू कैन ज्वाइन दैट सीरीज, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में नीचे दी हुई है ना। तो जिनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक अच्छे पुश की ज़रूरत है फॉर थ्रू आउट स्टडी, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर के साथ। सबसे पहले आज के सवाल देख लो, क्योंकि आज के सवाल आज के न्यूज़ एनालिसिस से बेस्ड नहीं है, थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, तो बीच बीच में कहा था स्टैटिक क्वेश्चन ही पूछने चाहिए। पहला सवाल है, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिनन्स लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन सी लेयर में ये सारे फिनोमिनन होते हैं? ऑप्शंस आर ए थर्मोस्फेयर, बी ट्रोपोस्फेयर, सी मेसोस्फेयर या डी स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कोल्ड एयर होल्ड्स लेस वाटर देन द वार्म एयर, मतलब कि कोल्ड एयर में कम पानी आता है देन द वार्म एयर। दूसरा है डेंस फॉग्स इन द अर्ली मॉर्निंग अकर ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इनका कहना है कि डेंस फॉग जो सुबह होता है, मॉर्निंग में होता है, वो टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण होता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर डायरेक्टली इनटू वाटर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो वाटर वेपर का जो कन्वर्जन है डायरेक्टली टू वाटर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। तो ये दीज आर द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट विद इन द ट्रॉपिक्स हैव मच हैवियर रेनफॉल देन द वेस्ट कोस्ट। आपको बताना है कि जो ईस्टर्न कोस्ट होता है कॉन्टिनेंट्स का, उनमें जो ट्रॉपिक्स के अंतर्गत होते आते हैं ये कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट जो ट्रॉपिक्स के अंदर आते हैं उनमें ज़्यादा रेनफॉल होती है देन द वेस्ट कोस्ट। तो आपको बताना है कि क्या रीज़न है इस चीज़ का। ऑप्शंस आर ए द ट्रेड विंड्स कॉज ग्रेटर प्रेसिपिटेशन इन द ईस्टर्न कोस्ट, बी है ऑल वेस्टर्न कोस्ट फॉल्स इन द रेन शेडो जोन, सी है बोथ ए एंड बी, या डी है नाइदर ए नॉर बी। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। आंसर्स मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ है, आज का मेंस क्वेश्चन है, डज इंडिया नीड्स अ सेपरेट क्लाइमेट लॉ टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। क्या इंडिया को एक अलग से क्लाइमेट लॉ की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए? तो आपको बताना है कि क्या इंडिया को अलग से एक सेपरेट क्लाइमेट लॉ की ज़रूरत है या नहीं। तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। एडिटोरियल भी आज का इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। आगे मूव करते, एक न्यूज़ आई है, ये मैंने द वर्ल्ड जर्नल से ली है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल रिवर टर्न्स ब्लैक, फिश फाउंड फ्लोटिंग। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज हुई है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ अरुणाचल प्रदेश रीजन में। वहां पे एक रिवर है कामेंग नाम की, कामेंग रिवर है जो कि अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है कामेंग रिवर। एंड वहां पे बहुत सारे फिशेस, थाउजेंड्स ऑफ फिशेस वर फाउंड फ्लोटिंग डेड इन द कामेंग रिवर। तो दे वर फ्लोटिंग डेड इन द कामेंग river, thousands of fish were there, and वहाँ पे जो पानी था, द वाटर ऑफ द कामेंग रिवर टर्न्ड ब्लैक। अब ये क्या हुआ है, क्या रीज़न है? इसका रीज़न आपको बता दूं। द रीज़न फॉर द वाटर टर्निंग ब्लैक वाज ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। जो टोटल डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं रिवर में, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक्चुअली में लिखा भी हुआ है, देखो मैंने डेटा भी लिख दिया है कि जो टोटल डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस थे कामेंग रिवर में वो 6800 मिलीग्राम पर लीटर थे, विच इज़ मच हायर देन द नॉर्मल रेंज ऑफ
300 to 1200 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो 300 to 1200 mg रहता था पर लीटर, वो चीज़ 6800 mg पर लीटर हो गई। एंड दैट इज द रीजन वाई द वाटर इन द कामेंग रिवर टर्न्ड ब्लैक। सो दैट इज अनदर थिंग विच यू कैन रिमेंबर, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको बताना है थोड़ा सा कामेंग रिवर की किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। अगर आप बता सके तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। आप लोग बस कामेंग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है ये बता दें मुझे, है ना। तो दैट इज अ क्वेश्चन टू यू पीपल। अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा रिवर कामेंग है जो कि टर्न ब्लैक हो गई थी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ये कौन सी रिवर थी जो अभी रिसेंटली ब्लैक टर्न हो गई थी अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, एंड वहाँ पे फिश फ्लोट कर रही थी। तो ये इसका आंसर रहेगा कामेंग रिवर, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कौन से लेयर में होता है हेल स्टॉर्म एंड ये सारी चीज़ें, तो इसका आंसर है ट्रोपोस्फेयर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप सबको पता होना चाहिए कि कोल्ड एयर जो होती है उसमें कम वेपर वाटर वेपर रहता है देन द वार्म एयर। क्योंकि आपको याद होगा कि हम जब बढ़ाना होता है हमको सैचुरेशन पॉइंट, तो हम उसको थोड़ा हीट करते हैं, यानी जितना ज़्यादा आप वार्म करते जाओगे उतना ज़्यादा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी सही है कि डेंस फॉग जो रहता है दैट इज ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। तीसरा स्टेटमेंट जरूर गलत है यहाँ पे, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन यानी जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ना कि वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करने का, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो सब्लिमेशन सॉलिड डायरेक्टली जब गैस में कन्वर्ट होता है तो दैट इज अ थिंग। जैसे कैम्फर हो गया, कैम्फर यानी कि कपूर जो आप जलाते हैं पूजा में, वो डायरेक्टली आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी लिक्विड ट्रांसमिशन इंटरमीडिएट फेज के। तो दैट इज द थिंग। तीसरा सवाल था ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट विद इन द ट्रॉपिक्स हैव मच हायर रेनफॉल। इसका रीजन ए है जो ट्रेड विंड्स रहती हैं दे कॉज प्रेसिपिटेशन इन द ईस्टर्न कोस्ट। तो याद रखिएगा ट्रॉपिक्स में जो बारिश ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा होती है देन द वेस्टर्न कोस्ट, उसका रीजन है जो ट्रेड विंड्स रहती हैं दे कॉज ग्रेटर प्रेसिपिटेशन इन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना। तो उनमें प्रेसिपिटेशन कारण होता है। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ड्यूटी कट स्टॉक लिमिट्स हेल्प्ड कर्टेल द एडिबल ऑयल प्राइजेस। तो यहाँ पे बेसिकली एडिबल ऑयल प्राइजेस कंट्रोल करने के तरीके बता रहे हैं गवर्नमेंट, कि किस तरीके से जो एडिबल ऑयल का प्राइजेस है उसको कंट्रोल किया जा रहा है दिल्ली वाले रीजन में स्पेशली। और इसके रीजन है क्रेडिट टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्लोबल प्राइजेस। पहली चीज़ तो यहाँ पे पहला जो है ड्यूटी कट्स, यानी कि जो अलग से एक्साइज ड्यूटी और ये सब लगती है, ड्यूटी जो कट की जाती है, जो अलग से जो टैक्स लगाया जाता है उसके ऊपर, जिसको एक्साइज ड्यूटी हम बोलते हैं, तो वो जो कट कर रहे हैं उस कारण से एक तो प्राइस कंट्रोल हो रहा है, पहला रीजन है। जैसे कल पेट्रोल और डीजल में भी गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट किया था, वो 5 रुपए पेट्रोल में, 10 रुपए डीजल में, तो कुछ कमी देखने को मिली थी, ठीक है ना। तो ड्यूटी कट्स जो थे दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज यहाँ पे उन्होंने बोली है स्टॉक लिमिट्स, मतलब कि जो स्टॉक होल्डिंग करके कई लोग प्राइजेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्टॉक को होल्ड करके प्राइजेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टॉक लिमिट्स लगा दे कि आप भैया इससे ज़्यादा आप होल्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उनको बेचना पड़ेगा जब, तो मतलब जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो भी फुलफिल हो जाएगा। जब डिमांड सप्लाई का गैप फुलफिल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइजेस कंट्रोल हो जाएंगे, है ना। देखो कभी भी प्राइस बढ़ रही है, अगर किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रही है तो उसमें सिंपल सा रीज़न ये है कि उसकी या तो सप्लाई कम है, उसका या तो सप्लाई कम है या फिर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ों में अगर आप कुछ भी मतलब अगर आप सप्लाई बढ़ा दोगे या डिमांड अगर थोड़ी सी आप घटा दोगे, तो दोनों ही केसेस में उसका जो प्राइस है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएगा। तो अभी ये करना था तो हमने क्या किया, हमने स्टॉक लिमिट्स लगा दी। हमने बोला कि भैया आप स्टॉक इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो मतलब अगर 10 लीटर से ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकते, सपोज करो मैंने लगा दिया किसी दुकान वाले पे, अब उस दुकान वाले के पास सपोज 1000 लीटर थे और मैंने कहा कि भैया आप केवल 100 लीटर ही रख सकते हो स्टॉक, तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको 900 लीटर जो है उसको बेचना पड़ेगा। मतलब कि 900 लीटर और मार्केट में आ गया, मतलब कि सप्लाई और ज़्यादा बढ़ गई, है ना। तो ये एक तरीका होता है स्टॉक लिमिट्स लगाने का। स्टॉक लिमिट लगाते ही उसका वो हो जाता है। और ये दुकान वाले स्टॉक बनाते क्यों हैं, ताकि और प्राइस बढ़े, स्पेक्युलेटिव प्राइस और ज़्यादा बढ़ती जाए। वो सोचते हैं कि ठीक है हम और होल्ड कर लें, 10 दिन में और प्राइस बढ़ जाएंगे, उसके बाद निकाल देंगे। तो ये एक रीज़न रहता है कि स्टॉक्स क्यों ज़्यादा रखते हैं, ठीक है ना। तो स्टॉक लिमिट हो गया, ड्यूटी कट्स हो गया, यह हमने देख लिया। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी यहाँ पे। इन द पोल बाउंड उत्तराखंड पीएम हेल्स इंडियाज रिसीट एडिशन। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे उत्तराखंड में
काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है, सेवरल प्रोजेक्ट्स उन्होंने इनॉग्रेट किए इन द केदारनाथ रीजन स्पेशली। आदि शंकराचार्य की वहाँ पे केदारनाथ उत्तराखंड में ही अनवील किया स्टैचू, आई थिंक 12 फीट का स्टैचू है ये आदि शंकराचार्य का इन द केदारनाथ रीजन। तो ये भी आपको याद रखना है, आदिनाथ का स्टैचू उन्होंने निकाला है। आदिनाथ की आपको आदि शंकराचार्य की सॉरी आदि शंकरा की आपको फिलॉसफी बतानी है। डू टेल मी अबाउट द फिलॉसफी ऑफ आदि शंकरा, रामानुजाचार्य एंड चैतन्य। अगर आप मुझे बता सके तो दैट विल बी वेरी गुड। आप मुझे बताइए कि अद्वैत था, जैसे आदि शंकर का अद्वैत फिलॉसफी थी, जो रामानुजाचार्य थे उनकी द्वैत फिलॉसफी थी, ठीक है, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत था सॉरी। तो आपको मुझे बताना है कि ये अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। यू हैव टू टेल मी अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत एंड द्वैत। ये तीन के बीच में आपको आंसर बताना है। तो जस्ट आपको ये क्यों क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ताकि आपको एक नई चीज, पहली चीज तो सीखने को मिले। इस न्यूज में कहीं पे भी ये नहीं था, तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप ये तीन चीजों के बीच में मुझे डिफरेंस बताओ। आदि शंकरा का अद्वैत था, विशिष्ट अद्वैत था, फिर एंड देन द्वैत। तो इन तीनों के बीच में आप मुझे डिफरेंस बताओ, तो दैट विल बी वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये आपके लिए सवाल है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है स्टबल बर्निंग इम्पैक्ट्स लंग हेल्थ सेज द स्टडी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे स्टबल बर्निंग नहीं लिखना चाहिए था, एक्चुअली में एयर पोल्यूशन लिखना चाहिए था। स्टबल बर्निंग इनडायरेक्टली क्या है, एक्चुअली में एयर पोल्यूशन ही है। तो एयर पोल्यूशन जो है वो ऑब्वियसली बात है लंग्स को अफेक्ट करेगा। तो ये इसके लिए अलग से इतनी स्टडी करने की जरूरत नहीं थी, तो मुझसे ऐसे ही पूछ लेते तो मैं बता देता है ना। तो ये लोग गवर्नमेंट का कई बार पैसा भी बहुत वेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों की स्टडी करके। अब ये तो कॉमन सेंस है ना यार कि लंग्स खराब होंगे अगर एयर पोल्यूशन होगा। तो उसका लिख दे कि भैया अब मैं बोलूँ कि गाड़ी जो रहती है ना, गाड़ियों के चलने से लंग्स खराब होते हैं। तो गाड़ियों के चलने से लंग्स नहीं खराब हो रहे हैं, एक्चुअली में गाड़ियों के चलने से जो पोल्यूशन हो रहा है उससे लंग्स खराब हो रहे हैं। तो ये लोग भी अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपनी कमाई कर रहे हैं। आगे मूव करते हैं। आर्टिकल है चार्टिंग अ ट्रेड रूट आफ्टर द MC12। अब यहाँ पे MC12 मतलब क्या है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12, जो कि होने वाली है कहाँ पे, इस वेयर इट इज बीइंग हेल्ड, इट इज कन्वीन्ड इन जेनीवा स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। इस मंथ के एंड में जेनीवा स्विट्जरलैंड में कन्वीन होगी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आपको बता दूं कि WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एंड ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में MC12 यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ट्रेड डिस्कशंस होने वाले हैं, ऑब्वियस सी बातें होंगे ही। उन्हीं के बारे में ऑथर ने यहाँ पर डिस्कस किया है कि क्या इशूज़ हैं, क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ को इशू हैं, क्या चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ऑथर ने कहा है कि देखो, दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ की ज़रूरत क्या है, द फर्स्ट थिंग विच इज़ नीडेड इज़ द इंक्रीज इन द ट्रेड रिलेशन। जो मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशंस हैं उनमें बढ़ोतरी होने की ज़रूरत है ना, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड ऑलरेडी स्लो डाउन की तरफ जा रहा था, कुछ कंट्रीज प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम की तरफ जा रही थी, तो वो सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए और ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो इम्प्रूव होने चाहिए, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोविड के बाद स्पेशली हमने देखा है कि वर्ल्ड जो था वो थोड़ा एक स्लम्बर में चला गया था, एंड उसको वहाँ से जगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरा ऑथर ने ऑब्वियसली बात इकोनॉमिकली वीकर कम्युनिटीज़ जो हैं, इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज़ जो हैं, उनके लिए बात की कि उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ सारा बेनिफिट डेवलप्ड कंट्रीज़ को नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट में भी इक्विटी का एस्पेक्ट होना चाहिए, डेवलपमेंट में भी इक्विटी का एस्पेक्ट होना चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट हो तो सबका हो, है ना। इस तरीके से केवल डेवलप्ड कंट्रीज़ का होता रहेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। दैट इज थिंग द ऑथर सेज। इसके बाद ऑथर ने कुछ इशूज़ बताए हैं जो इशूज़ चल रहे हैं इस समय, जैसे कि सबसे मेजर इशू है वो है कोविड-19 के रिलेटेड जो वैक्सीन्स है, कोविड-19 के रिलेटेड जो वैक्सीन्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए जो वेवर की बात की गई थी, वो स्पेशली इंडिया और साउथ अफ्रीका ने बात की थी। वेवर की बात, IPR रिस्ट्रिक्शंस में वेवर की बात की गई थी। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत IPR मिलता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें वेवर की बात की गई थी, ताकि कोई भी कंट्री कहीं पे भी वैक्सीन्स बना सके। अब जैसे कुछ वैक्सीन्स हैं जो कोई स्पेसिफिक कंपनी बना रही होगी, है ना, अगर वो अपने IPR राइट्स होल्ड करके रखेगी तो केवल वही कंपनी बना सकती है। लेकिन अगर आप वेवर दे दो, अगर
आप वेवर दे दोगे तो इंडिया जैसी कंट्री है, जैसे बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी वैक्सीन जो है इंडिया भी बना सकता है। मतलब हर कंट्री को अपनी खुद की वैक्सीन नहीं बनानी पड़ेगी। अब इंडिया ने तो चलो खुद की वैक्सीन ही बना ली, कोवैक्सीन बना ली, लेकिन हर कंट्री ऐसा नहीं कर सकती है। तो ऐसे में अगर आप वेवर दे दोगे तो डायरेक्टली उनको फॉर्मूला मिल जाएगा और वो कोविड-19 की वैक्सीन बना सकेंगे। और जो डिमांड सप्लाई का इतना बड़ा गैप चल रहा है वर्ल्ड वाइड की केवल 4% जो लो इनकम कंट्रीज हैं, केवल 4% उनकी पॉपुलेशन है जो वैक्सीनेटेड है अभी तक फर्स्ट डोज से, वो भी पूरे सेकंड डोज से वो भी नहीं है। तो ये एक इशू है जो कि काफ़ी बड़ा इशू है, जिसके लिए इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने काफ़ी पुश भी किया था, है ना। थोड़ा बहुत सपोर्ट इनको अमेरिका से भी मिला था, बट अभी स्टिल इसके बारे में पूरा जो WTO है वो साइलेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो दिस हैज़ बिन डिमांडेड बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि बहुत सारी जो पूरा WTO है वो डेवलप्ड कंट्रीज रन है। मतलब WTO का जो पूरा का पूरा स्टेटस है वो डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा रन किया जाता है। अमेरिका की बात मानी जाती है, EU की बात मानी जाती है, सारी कंट्रीज की बात ज़्यादा मानी जाती है देन कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जैसे इंडिया का एक बहुत बड़ा इशू है फिशरीज का भी, फिशरी का इशू चल रहा है कि जो फिशरी में सब्सिडी मिल रही है उसका इशू चल रहा है कि हम इंडिया में सब्सिडी क्यों ना दें। और दूसरी चीज़, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो कमर्शियल फिशरी जो करते हैं उनको बंद करने के लिए इंडिया ने कई बार कहा है। इसका इशू समझ लो क्या होता है, कमर्शियल जो फिशिंग होती है उस कारण से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो फिशिंग का स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट होता जा रहा है। द फिशिंग स्टॉक इज गेटिंग डिप्लीटेड एंड फॉर दैट इंडिया हैज़ मेड अ ग्रेटर पुश। इंडिया ने बहुत पुश किया इसके लिए कि आपको एक तो डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसे बंद करना है, कमर्शियल फिशिंग को बंद करना है, और हम अपने फिशरमैन को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दे सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, डेवलपिंग कंट्रीज अगर चाहें तो अपने फिशरमैन को मतलब कि बेनिफिट देने के लिए उनको फिश वो प्रोवाइड कर सकते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द इशूज विच आर गोइंग ऑन। दूसरी चीज़, इंडिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है इनके इससे GSI यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव से। देखो लिखा हुआ है जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, एक नया मैकेनिज्म है जो कि WTO के अंदर आया है। जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव क्या होता है? पहले तो क्या होता था कि सारी कंट्रीज द्वारा वोटिंग करके, सारे कंट्रीज द्वारा वोटिंग करके मैटर्स को उठाया जाता था, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं लोग कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जो है जिनका क्लैमर ज़्यादा है वो, और उनके साथ मिलकर के कुछ और डेवलपिंग कंट्रीज भी आ जाती हैं कई बार। तो डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप में क्या करते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स इशू कर देते हैं और उन्हीं को फिर मैटर बना लिया जाता है। मतलब कि पहले जो मेथड था WTO का जिसमें कि निगोशिएशंस होते थे प्राइमरीली बिटवीन ऑल द मेंबर्स, उसके बाद डिसाइड किया जाता था कि ये करना है कि नहीं करना है, वोटिंग होती थी, ये मैकेनिज्म की जगह जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स आने लगे। वोटिंग अभी भी हो रही है लेकिन मैटर वही उठ रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज उठा रही हैं या उनका जिनका क्लैमर है। तो ये जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स हैं, इनके अगेंस्ट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा बोला है ना। तो ये भी काफ़ी बड़ा इशू है। जैसे कि ई-कॉमर्स वाला जो मुद्दा है, ई-कॉमर्स का जो मुद्दा है वो मुद्दा इसी जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स के द्वारा ही उठाया गया था, ठीक है ना। और इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ओवर पावर कर देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, दैट इज रॉन्ग टू इन ऑल द एक्सटेंट्स, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ कही है कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की बात भी की जा रही है। WTO में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की बात भी की जा रही है, लेकिन क्या होता है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है वो फिर लास्ट में एंड हो जाते हैं मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को फ़ायदा देने के लिए, है ना। तो इसका अपोज पहले भी किया गया था, अगेन इट इज़ बीइंग अपोज्ड, दिस इज़ व्हाट ऑथर सेज, ठीक है। इसका बाद में क्या होता है, मेंबर्स इसका अपोज क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर लास्ट में ये डेवलप्ड कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को फ़ायदा देने के लिए कन्वर्ट हो जाता है। ओलिगोपोली नाम का एक शब्द यहाँ पर आया था, तो मैं आपको बता दूँ ओलिगोपोली नाम का एक शब्द जो आया था उसका मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत कम फर्म्स रहती हैं, देयर इज अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हु रियलाइज दे आर इंटरडिपेंडेंट इन देयर प्राइसिंग एंड आउटपुट पॉलिसीज। तो बहुत छोटे नंबर ऑफ फर्म्स रहते हैं, बहुत कम नंबर ऑफ फर्म्स रहते हैं जिनको ये रियलाइज हो जाता है कि वो इंटरडिपेंडेंट है फॉर देयर प्राइसिंग एंड फॉर देयर आउटपुट पॉलिसीज। एंड यही जो फर्म्स हैं ये पूरा मार्केट पावर जो रहती हैं ये मतलब कंट्रोल करते हैं। दीज स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स दे कंट्रोल द मार्केट पावर, इसको ओलिगोपोली बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स रहती हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इन इशूज़ को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है।
द राइट टाइम फॉर इंडिया टू हैव इट्स ओन क्लाइमेट लॉ। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये सही समय कि इंडिया अपना खुद का क्लाइमेट लॉ बनाए। सबसे पहले ऑथर ने वही बताया कि हमने कसम खा ली है कि 50% रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक रखेंगे, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लाएंगे, 1 बिलियन टन तक हम अपना इसी डिकेड में 1 बिलियन टन तक कार्बन एमिशन घटाएंगे, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को 45% पर ले आएंगे, है ना, घटा करके। तो ये सारी चीज़ें हमने वादा किया है एंड 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ऑथर ने कहा है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना खुद का क्लाइमेट लॉ एक और लेकर के आए, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट लॉ है, यानी कि चाहे वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो, चाहे वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 हो, चाहे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1974 हो, चाहे कोई भी ये सब एक्ट हो, ये सारे एक्ट कहीं ना कहीं मतलब कि एडिक्वेट नहीं है, दे आर नॉट एडिक्वेट। इसका रीज़न ऑथर ने कहा, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो क्लॉज 24 है वो कहता है कि if any offense is committed under the EPA or any other law, the person will be punished under the other law, for example CRPC। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो EPA है उसमें कोई ऑफेंस होता है, कोई दूसरा ऑफेंस होता है, तो उनकी पनिशमेंट CRPC के अंतर्गत होगी। तो मतलब कि खुद को इन्होंने EPA को सबऑर्डिनेट कर दिया है ना। तो दिक्कत यही हो जाती है कि ये जो लॉज है ये मतलब कि इनमें पावर नहीं है इतनी ज़्यादा, ये अपने आप को सबऑर्डिनेट करके रखते हैं दूसरे लॉज के, एंड दैट इज़ वाई इंडिया नीड्स अ क्लाइमेट लॉ जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो, जो कि जिसके अंदर ये सारे प्रोविजंस खुद हो, है ना। एंड इसके अलावा हमें जो क्लाइमेट एक्शन हम ले रहे हैं, चाहे वो अडेप्टेशन के लिए ले रहे हों, चाहे मिटिगेशन के लिए ले रहे हों, इन सबको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। इन सबको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, मतलब कि इनके ऊपर एक टोटल कंट्रोल होना चाहिए, सर्विलेंस होना चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, हमको ये देखना पड़ेगा कि जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो कैसे यूज़ हो रहे हैं, उनकी कार्बन इंटेंसिटी कैसी है, हमें देखना पड़ेगा कि इकोसिस्टम को कोई नुकसान तो नहीं हो। और ये सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है, मॉनिटर करना है, वो सारी चीज़ें एक एंटिटी के द्वारा होनी चाहिए। इसीलिए ऑथर ने कहा कि हमको एक ऐसी एंटिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। एंड हमको एक ऑथर ने जो सजेशन दिया है बेसिकली वो ये दिया है कि एक कमीशन बना लो, यू शुड क्रिएट अ कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनाओ जो कि ये सारे काम करेगा, इसके पास पावर रहेगी, अथॉरिटी रहेगी कि ये डायरेक्शन इशू कर सके एंड इम्प्लीमेंटेशन देख सके कि जो प्लान्स बनाए गए हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वो प्लान्स कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो प्रोग्राम्स कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये सारे करने के लिए कमीशन बना ली जाए, कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नाउ द कमीशन कुड हैव क्वासी जुडिशियल पावर्स। इन्होंने ये भी कहा कि कमीशन में क्वासी जुडिशियल पावर्स दे दो, उसको सिविल कोर्ट की पावर दे दो, है ना। तो उसके अंदर अथॉरिटी भी रहेगी, पावर भी रहेगी, इस तरीके से एक अच्छा लॉ बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि अब जरूरत आ गई कि हम कार्बन फुटप्रिंट को ट्रेस करें, ट्रैक करें। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी एक्टिविटी, पहले क्या होता था सिर्फ बड़ी, जैसे थर्मल पावर प्लांट देख लिया, ये सब देख लिया, इन सब के साथ साथ हम डेली वॉक ऑफ लाइफ में जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं उसको भी ट्रेस एंड ट्रैक करने के लिए ज़रूरत है। हमको एक बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है जो लोगों के अंदर होना चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी है और उसको सॉल्व करने के लिए हमको अपने इंडिविजुअल लेवल पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज। एंड इसके लिए ज़रूरी है कि हम कार्बन एमिशन को हर एक लेवल पे ट्रेस कर सकें एंड ट्रैक कर सकें। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी, कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी तो ले। जैसे एग्जांपल केदारनाथ में इतना बड़ा मतलब इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर आया, वहाँ फ्लड आए, उसका भी रीज़न कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं था। उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ उत्तराखंड रीजन में ली गई थी वो उसका रीज़न है। तो यहाँ पे ऑथर ने एक प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी बताई है। प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी ये एक ऐसा प्रिंसिपल होता है, देखो इसमें सिंपल सी बात है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी मतलब कि आपकी डायरेक्टली उसमें कोई फॉल्ट नहीं होगी, यू आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट, बट आपके जो सबकॉन्शियस एक्शंस हैं या आपका जो इनएक्शन है दैट माइट हैव बीन द रीजन फॉर दैट कॉज। मतलब ये एक रीजन होता है कि यहाँ पे लाइबिलिटी आपके ऊपर बनती है, क्योंकि आपका हो सकता है डायरेक्ट एक्शन रिस्पॉन्सिबल ना रहा हो उस एक्ट के लिए, लेकिन जो आपका इनएक्शन था या आपका इनडायरेक्ट जो एक्शन था दैट माइट हैव बीन द कॉज फॉर दैट, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। असम टी ट्राइब्स गेट द मेडिकल कोटा। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जो टी ट्राइब्स हैं असम की, उनको मेडिकल कोटा दिया गया है। क्यों दिया गया है? ऑब्वियस सी बात है, इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ना। ट्राइब्स एसोसिएटेड विद द टी प्लांटेशन, दे आर कंसीडर्ड अ क्रूशियल वोट बैंक इन द स्टेट, एंड इसीलिए इनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ की गई है कि वन टाइम ग्रांट दिया गया है 15,000 रुपए का टू द प्रीस्ट एंड नाम घोरियाज, जो कि वैष्णव प्रेयर हॉल्स में रहते हैं। नाम घोरियाज कौन है? दे आर द पीपल एसोसिएटेड विद द वैष्णव प्रेयर हॉल्स। तो इनको 15,000 रुपए की वन टाइम ग्रांट दी जा रही है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। एंड असम ये ग्रांट क्यों दी जा रही है? ताकि ये ऑब्वियस सी बात है, जो भी इम्पैक्ट इनके ऊपर रहा हो, जो भी माइग्रेशन के बाद जो भी फूड सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट, यानी तो इन सब का बेनिफिट देने के लिए ये वन टाइम ग्रांट भी दी जा रही है। इसके अलावा असम कैबिनेट ने अप्रूव किया है कन्वर्जन ऑफ लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। जो लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है इनका, जो तो उसको पीरियोडिक पट्टा के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट को पीरियोडिक पट्टा के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है विद इन 3 years ऑफ अलॉटमेंट इन रूरल एरियाज। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ें की जा रही हैं, असम कैबिनेट ने किया है फॉर गेटिंग। ऑब्वियसली बात है, वोट बैंक का बेनिफिट तो लेना ही चाहते हैं, सभी लेना चाहते हैं। सो दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव टू डिस्कस द सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो यहाँ पे 3rd एडिशन होने वाला है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का, जीएमसी का। एंड गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में बेसिकली नेवी चीफ्स एंड हेड्स ऑफ द मैरीटाइम एजेंसीज ऑफ द इंडियन नेवी एंड 12 अदर लिटोरल स्टेट्स ऑफ द आईओआर, यानी इंडियन ओशन रीजन के 12 और जो लिटोरल स्टेट्स हैं वहाँ के नेवी हेड्स आएंगे, प्लस इंडिया के तो नेवी हेड ऑब्वियस बात रहेंगे। काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पूरा डिसीजन लिया जाता है किस तरीके से, मतलब जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पे मैरीटाइम को किस तरीके से फ्री रखा जाए, किस तरीके से इंडियन ओशन रीजन में पीस प्रिवेल कराया जाए, है ना। एंड जो भी इंडियन ओशन रीजन की नेवल एजेंसीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी इस एक्सरसाइज में, जीएमसी में। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव इसको बोलते हैं, 3rd एडिशन है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का ये। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। IIM उदयपुर प्रोजेक्ट टू अंडरस्टैंड रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे कंज्यूमर नीड्स जो सदर्न राजस्थान के ट्राइबल पॉपुलेशन की है उनको स्टडी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? एक कंज्यूमर कल्चर लैब है जो कि स्टैब्लिश की गई है IIM उदयपुर में। तो IIM उदयपुर में कौन सी लैब स्टैब्लिश की गई? कंज्यूमर कल्चर लैब स्टैब्लिश की गई है, और वहाँ पे स्टडी किया जा रहा है कंज्यूमर बिहेवियर को, ठीक है ना। तो याद रखिए कंज्यूमर बिहेवियर को, जो रूरल, स्पेशली जो रूरल एरियाज में कंज्यूमर बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए, उसका मतलब ये पता लगाने के लिए कि क्या को रिलेशन है बिटवीन द चॉइसेस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन इन विलेजेस एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय दोज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बेसिकली क्या क्या स्टडी किया जा रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन इन द विलेजेस, चैलेंजेस फेस्ड बाय दोज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, एंड इसके अलावा जो रूरल पॉपुलेशन की चॉइसेस है उन सारी चीज़ों को स्टडी किया जा रहा है अंडर दिस। एंड IIM उदयपुर बेसिकली वहाँ के स्टूडेंट्स ये स्टडी कर रहे हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि इस स्टडी में आप लिख भी सकते हैं, कभी आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिखना हो तो। यहाँ पे ये रीजन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इथियोपिया का रीजन है। ये जो ग्रीन रीजन है ना, ये ग्रीन रीजन जो है ये टिग्रे रीजन कहलाता है, और ये इथियोपिया की जो गवर्नमेंट है जहाँ पे अबी अहमद, आपको पता होगा अबी अहमद अभी दोबारा से प्रेसिडेंट वहाँ पे बने हैं। एंड TPLF यानी कि टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जो है, TPLF जो है वो वहाँ पे इथियोपियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रही है। टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जो है वो टिग्रे रीजन को के फ्रीडम की बात करते हैं ये लोग, एंड दे आर अगेंस्ट द इथियोपियन गवर्नमेंट, स्पेशली अबी अहमद के अगेंस्ट है। एरित्रिया और इथियोपिया के बीच में ये रीजन आता है, एरित्रिया और इथियोपिया के बीच में, है ना। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें और देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे इथियोपिया में लेक ताना आपको दिख रही है, लेक ताना का याद रखेगा। इसके अलावा अमहारा रीजन आप याद रखेगा, मैकेले रीजन याद रखेगा, देसी रीजन याद रखेगा, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। अमहारा, लेक ताना आपको दिख गई होगी, कंबोलचा भी आपको दिख रहा होगा, है ना। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेगा। एंड TPLF जो है बेसिकली
यानी कि तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, वो काफ़ी ज़्यादा एक्ट कर रहा है। अब हुआ क्या है कि टीपीएलएफ ने और दूसरे जो ग्रुप्स हैं, टीपीएलएफ ने कोलैबोरेट कर लिया, ज्वाइन कर लिया है फोर्सेस के साथ अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो दूसरी रेबल फोर्सेस थे उनके साथ टीपीएलएफ ने ज्वाइन कर लिया एंड अब कहा कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है एथियोपिया रेबल्स ज्वाइन द फोर्सेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो टीपीएलएफ एंड रेबल्स दोनों सब मिल करके अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।